हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का। ठीक है, आज हम लोगों ने कल बेसिकली क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हम लोगों ने पॉइंट्स किए थे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बॉन्ड नंबर मेथड से कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट वो पढ़ना है, एंड एन फैक्टर के बारे में पढ़ना है, या फिर एन फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार हम लोग एक काम करते हैं, पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस से क्वेश्चन कह रहा है कि तुम लोगों को कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट अंडरलाइंड है उनका तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, लेट अस से एक है तुम्हारा, मान लो Mn2O3, इसमें मैंगनीज का निकालना है। दूसरा है तुम्हारा HNO3, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। तीसरा है तुम्हारा NH3, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है, चौथा है तुम्हारा S4O6 डाई नेगेटिव, सल्फर का निकालना है। ठीक है, पांचवा है K2Cr2O7, क्रोमियम का निकालना है। छठा है तुम्हारा छठा है तुम्हारा Fe3O4, आयरन का निकालना है। ठीक है, सातवां है तुम्हारा H2S2O8, इसमें सल्फर का निकालना है। ठीक है, आठवां है तुम्हारा, आठवां में कौन सा दो, आठवां तुम लोग ले लो, बेटा से ये ले लो N3H। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन का ही निकालना है। और जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े उसी के बेसिस पे ही ऑब्वियसली हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पहले पार्ट में किसका निकालना है, एक और ले लो यार तुम लोग, ये लो यहाँ पे भी लिख देता हूँ। मान लो एक तुम लोग निकालो MnO4 माइनस, इसमें मैंगनीज का। एक दसवा तुम लोग ले लो, लेटस से दसवा कौन सा दो, दसवा ले लो तुम PH4 पॉजिटिव, इसमें फॉस्फोरस का। ठीक है, ग्यारहवा कौन सा दूं जो इफेक्टिव रहे, H2S2O8 तो हो गया है, C6H12O6 वाला तो मैंने एग्जांपल करवा ही दिया था। काम करो, इसका कर लो HCN, इसमें कार्बन का बेसिकली निकालना। ठीक है, और एक और ले ले क्या, 12 हो जाएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सिमेट्री बनी रहे। H2SO4 का मैंने दिया है, नहीं H2SO4 का तो नहीं दिया। चलो एक ले लो, H2H2O8 हो चुका है, सोचा था H2H2O5 दे देता, बट लेटस से O2F2, मान लो ये, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली निकालना है इन सब का। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा Mn2O3, ध्यान रखना जिसका निकालना है उसको x मान लो, और बाकी के लिए हमें रूल्स में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि मैंगनीज 2 है। ऑक्सीजन का हमेशा क्या लेना है, हमेशा ऑक्सीजन का -2 लेना है। तो चूंकि तुम लोग -2 लोगे तो 3 इंटू -2, क्या इसके ऊपर क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है ना, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू +3 आएगी। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। अगर मैं HNO3 का निकालूं तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन को x मान लिया, और 3 ऑक्सीजन को हमेशा क्या लेना है, -2, और ओवरऑल इस पर कोई चार्ज है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी +5। गया समझ में। अगर मान लो तुम्हें NH3 का निकालना है, NH3 तो नाइट्रोजन है, x मान लिया,
हाइड्रोजन हमेशा क्या लेना है, +1 अंटिल इसकी मेटल ना हो। तो ये हो जाएगा +3, ओवरऑल तो न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -3 के। ये समझ आए। मान लो ये है, लेटेस्ट से सपोज करो S4O6 डाई नेगेटिव, तो चूंकि 4 सल्फर है ना, ये जगह 4x, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमें 6 है, और ऑक्सीजन का क्या लेना है हमेशा, -2। अब यहाँ पे ना ये न्यूट्रल नहीं है, ये -2 चार्ज है, तो इस बार ये -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। अगर बाय चांस ऑक्सीडेशन नंबर डेसिमल में आ जाए उसके लिए परेशान मत होना, ऑक्सीडेशन नंबर डेसिमल में हो सकता है, ठीक है। अगला है तुम्हारा K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 क्या, पोटेशियम तुम्हारा क्या होगा, हमेशा +1। यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम हमारे 2 है, क्रोमियम को हमें x मानना है, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम तो 2x प्लस 7 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 लेना है। ओवरऑल न्यूट्रल है तो ये 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये x की वैल्यू +6 आएगी। अगर मैं Fe3O4 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आयरन का निकालना है, तो आयरन को मैंने x मान लिया, तो यहाँ पे 3x, ठीक है, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 8/3। ये समझ में है। अब अगर मैं H2S2O8 की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो +1 होता है तो ये हो जाएगा 2, सल्फर आपके 2 है तो ये हो जाएगा 2, और सल्फर को x मान लो, और ऑक्सीजन कितने हैं 8, 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे -2 से, इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे x की वैल्यू +7 आएगी। उसी तरह से अगर आप N3H को अगर आप सॉल्व करते हो, N3H, तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, 3x, हाइड्रोजन को हमेशा +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा -1/3। अगर मैं इसकी बात करूँ MnO4 माइनस की, तो MnO4 माइनस क्या आ जाएगा, x प्लस ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और इस पे चार्ज कितना है -1। तो अब इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +7। अगर मैं PH4+ की बात करूं तो फॉस्फोरस कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और ओवरऑल चार्ज कितना है 1, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे तीनों के तीनों नॉन मेटल है, तो जब नॉन मेटल अगर तीनों होंगे, हाइड्रोजन का तो हमें ऑटोमेटिकली क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट 1 लेना है, कार्बन को x मान दिया। अब सवाल उठता है नाइट्रोजन का क्या लोगे, तो नाइट्रोजन चूंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो जब कोई एलिमेंट तीनों ही नॉन मेटल हो तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसकी प्राइमरी वैलेंसी के बराबर होगा। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है 3, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू +2 आ गई। और अगर यहाँ पे बेसिकली बात करूँ, यहाँ पे ना मेरे को असल में मैंने अंडरलाइन नहीं किया यार, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन का बेसिकली निकालना है, तो ऐसे तो -2 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे निकालने को ही ऑक्सीजन का बोला है तो हम लोग x मान लेंगे, तो जगह 2x, और फ्लोरीन मैंने बता रखा है हमेशा -1 लेना है, तो चूंकि यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -2, सॉरी +2 हो जाएगा, x कितना आ गया +1। तो आई होप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ कॉशनरी पॉइंट्स हैं, वो बेसिकली आपको देखना है। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ना एक जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर डेसिमल्स में आ रहे हैं, डेसिमल में या फ्रैक्शन में, और एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा एक्सीड कर रहा है, बेसिकली ये वाला पार्ट। अगर मैं इसकी पार्ट की बात करूं तो ये वाला पार्ट, तो तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, नोट करके लिख लेना, ठीक है, कि पहला पॉइंट कि इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इन फ्रैक्शन, अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में है, ठीक है, इट मीन्स इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल आइडेंटिकल एलिमेंट्स, मतलब हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिकली तुम्हारा
एक समेशन, एक एवरेज है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं Fe3O4 की, तो ये असल में बेसिकली पता है क्या होता है, ये असल में FeO एंड Fe2O3 का कॉम्बिनेशन होता है। तो चूंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो जब हम लोग एवरेज निकालेंगे ना, तो एवरेज तुम्हारा आता है 8/3। यह है समझ में। उसी तरह से अगर मैं बात करूं N3H की, ठीक है, N3H का अगर तुम लोग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N N N, ये 3 नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह से। तो चूंकि यहाँ पे इन दोनों नाइट्रोजन ने खुद से बॉन्ड बना रखा है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 ही रहेगा, और इस वाले का असल में -1, और हाइड्रोजन का तो खैर +1 रहता ही है। तो ये उसी का बेसिकली एवरेज होकर के तुम्हें क्या बोलता है -1/3 आया था। तो ये ध्यान रखना कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट नोट, कि क्या बोलते हैं, इफ ऑक्सीडेशन नंबर exceeds वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट, अगर बाय चांस ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए, ठीक है, देन इट्स एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर वो हो जाएगा बराबर किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, एंड दिस एक्सेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो भी ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेस में हो रहा है, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है, डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड। बेसिकली उसके अंदर एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मतलब जैसे ये है हमारा H2S2O8, इसमें सल्फर का आया कितना था, 7 आया था, बट अगर इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं ना, तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ ऐसे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ना बीच में कुछ ऐसा बनता है, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से तुम्हारा सल्फर जो है 3 4 5 6 7 8, ठीक है, चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा है। तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको हो जाएगा +6, क्योंकि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं। समझ में आया। एक और एग्जांपल है आपको H2SO5, इसका भी अगर निकालो तो इसमें भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही रहेगा। ऐसे नॉर्मल मेथड से निकालो तो 8 आ जाएगा। 8 क्यों आ रहा है, 8 आने की वजह ये है क्योंकि इसमें भी बेसिकली पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ये बेसिकली यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने +7 जो निकाला था, +7 नहीं, इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअल आंसर आपको +6 ही रहेगा। आपको ये छोटे मोटे पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं। आई होप ये ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप आपको ये नोट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग को पढ़ना है बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर बाय बॉन्ड नंबर मेथड, ठीक है, कि आखिर बॉन्ड से हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका अपना सिग्निफिकेंस है, ये बड़ा सिंपल सा इसका रूल है। यहाँ पे आप लिखो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाता है, डबल कोऑर्डिनेट, सिंगल कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे लिखना ऑक्सीडेशन नंबर गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या ऑक्सीडेशन नंबर देना है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर गिवन टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव,
और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या ऑक्सीडेशन नंबर देना है। तो ध्यान रखना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +1। डबल बॉन्ड है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को -2, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को +2। तीन बॉन्ड है तो ऑब्वियसली इधर हो जाएगा -3 और इधर कितना हो जाएगा +3। अगर डबल हेडेड एरो है, डबल इस तरह से, तो हम लोग -2 और यहाँ पे +2। और अगर सिंगल हेडेड एरो है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको +1। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर चीज। इसका मतलब क्या है वो जान लो। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, जैसे ये है, मान लो N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी N, ये अभी अभी मैंने थोड़ा एग्जांपल बताया था, और ये H। ठीक है, इसमें ना एक बात आपको ध्यान रखनी है, हालांकि मैंने लिखवा दिया था रूल में, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इफ बॉन्ड ऑकर बिटवीन सेम एटम, अगर बॉन्ड जो है सेम एटम, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कंसीडर। उस टाइम पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसीडर करेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा एक ये ध्यान रखना है कि इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, ठीक है, डायरेक्ट्स फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस टाइम पर भी क्या करना है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कंसीडर। उस टाइम पे भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करना है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। जैसे मान लो मेरे को ये है N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। चलो नीचे शुरू करते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन -1 लेगा, हाइड्रोजन +1 लेगा। ये समझ में? अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, तो सेम एटम है ना, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन, और इन दोनों के बीच में भी तुम्हारा 0 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ये आई होप आया होगा समझ में। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये है, सपोज करो डबल बॉन्ड, यहाँ पे S, यहाँ पे S, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ऐसा कुछ। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये है तुम्हारा S4O6 डाई नेगेटिव। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन और सल्फर की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन सल्फर के बीच में कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। तो ये ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे सल्फर पे क्या आ जाएगा, +1। सल्फर और ये ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये -2 और ये +2। उसी तरह से ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा +2। यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं सबको जोड़ के लिखूं, इन सबको +2 +2 और +1, +2 +2 +1, अगर मैं इन सबको जोड़ के ही अगर मैं लिखूं तो हमारा ये कितना हो जाएगा, अगर मैं सबको जोड़ करके लिख देता हूं तो ये हमारा हो जाएगा +5। ये समझ में आए? अब यहाँ पे ये सल्फर सेम है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। उसी तरह से इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, एंड ये वाला तो सेम कॉपी पेस्ट, ये -1 होगा, ये -2, ये -2 और ये सल्फर क्या, +5। तो तुम देख सकते हो 2 सल्फर का +5 है, 2 सल्फर का 0 है। इसी वजह से हमारा जो एवरेज आ रहा था ना वो 2.5 आ रहा था। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। मान लो ये है मेरा, सपोज करो HC ट्रिपल बॉन्ड N
और ये सल्फर। तो हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ही बॉन्ड है तो +1, कार्बन कितना -1। कार्बन और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, तो ये -3 और ये कितना आ जाएगा? +3। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है, लेकिन कोऑर्डिनेट कहाँ है? कोऑर्डिनेट है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 0 ऑक्सीडेशन नंबर देना है, और ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा? 0। यानी कि अगर बात की जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल ये कितना होगा? +1, ये कितना आ जाएगा? +2, ये कितना आ जाएगा? -3, और ये कितना आ जाएगा? 0। तो ये छोटे मोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आपको बॉन्ड लाइन नंबर मेथड से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बशर्ते आपको स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ होगा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आएगा। तो ये समझ में आया कि जब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका बेसिकली फ्रैक्शन में आ रहा था, इधर भी फ्रैक्शन में, इधर भी फ्रैक्शन में, तो असल में ना इनके स्ट्रक्चर में कहानी छुपी हुई थी। इसमें 2 नाइट्रोजन का 0 हो रहा था, ये देखो 2 नाइट्रोजन का 0 हो रहा था, यहाँ पे 2 सल्फर का 0 हो रहा था, इसी वजह से। इसीलिए मैंने बोला कि एवरेज है सब में। ठीक है, चलो आई होप ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन मेथड से भी आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना, बुक से देख करके, होपफुली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा TPP यार अब शेयर नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह यार तुम्हारा वो कॉपीराइट इशू का थोड़ा सा ये है, तो इसी वजह से मैं DPP ये सब अब मैं अपलोड नहीं कर रहा। आप लोग खुद से ही बेसिकली देखना, जहाँ पे मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं देखूंगा, और मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप खुद से क्वेश्चन ढूंढो और करने की कोशिश करो। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको ढूंढ के करवा दिया करूँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया बॉन्ड नंबर मेथड से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ओल्ड कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट वेट बेसिकली क्या होता है? ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा। वेट ऑफ सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन। बेसिकली ना ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये लेवॉइजर ने बेसिकली दिया था, और जब ये लेवॉइजर ने दिया था तो लेवॉइजर से पूछा गया था कि भाई आप इन्हीं तीनों को बेसिकली इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही कंसीडर क्यों कर रहे हो? तो लेवॉइजर ने बेसिकली बोला था कि अगर आप इनमें अगर देखोगे ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35, ये तीनों एलिमेंट सबसे पहली चीज तो रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन भी रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ऑक्सीजन भी रिएक्टिव होता है, क्लोरीन भी बेसिकली रिएक्टिव होता है। सवाल उठता है कि आखिर ये अमाउंट कहाँ से बेसिकली लेकर के आया? तो जब मैं आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट जब मैं आपको बताऊंगा, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वेट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर गेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कितना वेट लगेगा? अब जब आप 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब ही होता है कि आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे हो। 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक्चुअल वेट जो होता है ना, ऑक्सीजन की अगर मैं वेट की बात करूँ, एक ऑक्सीजन एटम की तो 16 होता है, 16 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 16 आपको बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। और क्लोरीन का तो पता ही है 35.5 होता है। तो ये बेसिकली उस जमाने में यही 3 स्टैंडर्ड अवेलेबल थे, तो इसी के बेसिस पे इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया गया। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, विद किससे? या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन। मुझे अगर इसका एक बेस्ट रीजन अगर मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ना मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्योंकि थोड़ी सी खांसी सी हो रखी है, बट मेरे को पूरा ध्यान है, इसका आंसर मेरे को पता था, मतलब फिलहाल मेरे जहन से निकल रहा है। अब उसका आंसर बता दूंगा एग्जैक्टली कि आखिर 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के पीछे की एग्जैक्ट कहानी क्या है। फिलहाल मैंने आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझा दिया है कि एक कहाँ चला गया मैं, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करने के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट खर्च हो रहा है, वही बेसिकली इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। बट ओल्ड कॉन्सेप्ट में किसको स्टैंडर्ड माना गया है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को। ठीक है, अब ये हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको
और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मुझे बेसिकली बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट बेसिकली क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है वेट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद, ठीक है, या तो ये 1 ग्राम हाइड्रोजन है या फिर आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन है या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन। ठीक है, उसी को हम लोग बेसिकली इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे निकालना है, मैं जानना चाहता हूँ कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो किसी भी एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान लो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ये मान लो मैं कैल्शियम को ले रहा हूँ, तो कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बेसिकली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो 2 और ये तुम्हारा 2 इस तरह से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 80 ग्राम, एक कैल्शियम का वजन 40 होता है, तो 2 कैल्शियम का 80 हो जाएगा। 80 कितने से रिएक्शन कर रहा है, 32। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैंने कैल्शियम लिखा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 32 ग्राम जो है वो कितने से रिएक्शन कर रहा है, 80 ग्राम कैल्शियम से। एक कितने से करेगा, 80/32 से करेगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली डेफिनेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड वेट कितना है, 8 है ना, तो 8 जितने से रिएक्शन करेगा, 8 कितने से कर रहा है, 80/32 इंटू 8। यही चीज क्या कहलाएगा, यही चीज कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 चौक 32, 32 उसको डिवाइड दोगे 80/4, ये आपको 20 ग्राम आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है, 20 ग्राम आएगा। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा 20 ग्राम क्यों है, क्योंकि हमने ये माना। ठीक है, एक काम करो, एक दूसरे एलिमेंट से भी इसको वेरीफाई कर लो। ठीक है, मान लो कैल्शियम, अगर सपोज करो कि यही कैल्शियम तुम्हारा क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, ये क्या बनाएगा, CaCl2। ठीक है, तो 40 कितने से कंबाइन कर रहा है, 40 आपको कंबाइन कर रहा है 71 से। ठीक है, तो चलो क्लोरीन को आधार मान के करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा और यहाँ पर मैंने कैल्शियम लिखा। तो 71 ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा है, 40 से। एक कितने से करेगा, 40/71 से। तो बाय डेफिनेशन से क्लोरीन कितना है, 35.5। 35.5 ग्राम कितने से करेगा, 40/71 इंटू 35.5 ग्राम। तो जरा देखो एक बार क्या ये अभी भी 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो ये और ये 2 से कैंसिल, और अभी भी तुम्हारा क्या आ रहा है, 20 ही आ रहा है। तुम चाहे हाइड्रोजन से निकालो चाहे क्लोरीन से निकालो, आपका इक्विवेलेंट वेट जो है वो सेम आएगा। ये आपको समझ में आया। तो एक बार दोबारा से मैं बोल दे रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस का वो वजन जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में खर्च हो जाए, 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने में खर्च हो जाए, या 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करने में खर्च हो जाए, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। अब अगर मैं इसको जनरलाइज अगर मैं कर दूं, तो ये देखो, अगर मैं इसको इन जनरल अगर मैं लिखूं, तो इन जनरल आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ये 80 बेसिकली क्या था, 80 था वेट ऑफ कैल्शियम ना, यानी कि वेट ऑफ सब्सटेंस। 80 हो गया आपको वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 32 कर, इधर 32 आ रहा है, इधर 71 आ रहा है। तो ये 32 या 71 बेसिकली क्या है, यहाँ पे 32 किसका वेट है, ऑक्सीजन का वेट है। यहाँ पे 71 क्या है, क्लोरीन का वेट है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट। जो भी हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट है,
ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो या हाइड्रोजन हो, उनका ये रखना है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 8 से, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 35.5 से, मतलब डेफिनेशन वाली वेट से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो डेफिनेशन वाली वेट जो है, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट किसका? स्टैंडर्ड एलिमेंट का, मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये आपको हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट। ये हो जाएगा आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट। तो ये बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ओह सॉरी, लिखा ही नहीं जा रहा यार आज, पता नहीं क्यों। तो ये जस्ट अ मोमेंट, क्या हो गया इसको? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट, ओल्ड कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट। ठीक है, ये हमेशा आप इसी फॉर्मूले को बेसिकली यूज करोगे अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। ठीक है, चलो हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मान लो मेरे को क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। लगता है नीचे एम्बुलेंस आई है, इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। आजा, ठीक है। अब मेरे को बेसिकली इक्विवेलेंट वेट ये निकालना है। पहले तो फॉर्मूला लिख लो यार। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जैसे मेटल है, यहाँ पे मेरे को मेटल का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ मेटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट, जो भी आपका स्टैंडर्ड एलिमेंट है, मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट। ये समझ आया? ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सीधे डेटा को पुट कर दो। तो मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है? 40%, यानी कि ऑक्सीजन का वेट मेरे को दे रखा है 40। अगर ऑक्सीजन 40 है तो मेटल कितना हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल ऑब्वियसली 60। और चूंकि ऑक्सीजन की बात हो रही, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट डेफिनेशन के हिसाब से 8। ऑब्वियसली जब इसको तुम सॉल्व करोगे, ये 8 बच्चे 40 और 5 और 60 भी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 12। हमारा आंसर हो जाएगा 12 ग्राम। क्या ये समझ आया? आपको अल्टीमेटली बस ये फॉर्मूला ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं देखो एक और क्वेश्चन में कराता हूँ। आप वीडियो को पहले पॉज कर लो, इसको एक बार समझ लो, लिख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना। हो पाएगा क्या? इक्विवेलेंट वेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो तो जाएगा यार, लेकिन साला मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है। चलो मैं 2 क्वेश्चन और कराता हूँ। इक्विवेलेंट वेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाला जो है ना, नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग बेसिकली करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कल 2 लेक्चर अपलोड करने की, अगर पॉसिबल हो पाया तो, अगर मेरी आवाज ने साथ दिया तो। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को मेरी खांसी के बारे में भी पता है। जो खांसी होती है जो जल्दी सही नहीं होती है, एलर्जी एलर्जी वाला कफ हो जाता है, मुझे पता नहीं क्यों। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले इसको कॉपी मार लेते हैं, तो इसका कलर चेंज करो और अब इसको करो कॉपी।
चला गया। ये हमने किया इसको कॉपी। अरे आजा मेरे भाई, इसको निकालने की कोशिश करो। तो हम लोग वही सेम सेम तरीका है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम फॉर्मूला बस बेसिकली यूज करो। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है? मेटल का। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट। ये बेसिकली होगा। सारा डेटा तो दे रखा है यार। तो वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल कितना है? 2 ग्राम। ठीक है। स्टैंडर्ड एलिमेंट, स्टैंडर्ड एलिमेंट यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो वेट कितना हो जाएगा? देखो पूरे का वेट कितना है? 2.05। मेटल उसमें कितना है? 2। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 0.05। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1। तो इसको सॉल्व करना, ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। आंसर कितना हो गया? 40 ग्राम। आए समझ में? कल मुझे खांसी ज्यादा थी, आज कम है, बट मुझे लगा कि मैं बना लूंगा यार लेक्चर साला। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो यार, ठीक है? मैं माफी चाहूंगा यार तुम लोगों से, कल ही लेक्चर अब अपलोड करूंगा वो वाला। होपफुली बस मेरी आवाज साथ दे दे बस मुझे, ठीक है? डिलीट कहाँ से होगा? ये देखो, just a moment, let me restore it first, let me restore it first। इंग्लिश अच्छी करनी है यार, इंग्लिश साली पता नहीं कब अच्छी होगी, खास नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कॉपी एंड नाउ I have pasted this particular question here. Now I'm going to solve this question in a particular English native language. So let's see if I can speak, if I can have the guts to solve this question in English language. And also I would like to expect that you have also some courage to understand this particular question in English language. So we have a question that a sample of metallic chloride weighs p gram and it holds 2 q gram of chlorine. So what will be the equivalent weight of metal? So as we know that we always have to apply for the same particular formula. So the equivalent weight of metal, that will going to be weight of metal divided by weight of standard element, and that is going to multiply with equivalent weight of standard element. Now here we have standard element what? We have standard element chlorine. So we have to find each and every data related to chlorine and obviously the metal also. So the metallic chloride, the what will the weight of metallic chloride? Metallic chloride metallic chloride is P, and this P metallic chloride holds Q gram of chlorine. So obviously weight of standard element will be Q. Now if P is the metallic chloride weight and Q is the amount of chlorine, so what will be the amount of metal going to be? That will going to be obviously P minus Q. I hope this is also clear to you. All right. Now equivalent weight of chlorine, standard element is chlorine, so we know that equivalent weight of chlorine is 35.5. So definitely our answer will be none of this. It is not kind of surprise that no sir, the answer should be A, B or C, something like that, because usually we don't encounter such kinds of option in which we have none of these has been given. So actually if we are going to, if we are following the correct concept, if we are applying the exact data and after putting the exact data still the answer comes out to be none of this, that means the answer is absolutely correct and we have approached the correct method. Once again I'm going to recall this, that let's say we have a formula equivalent weight of metal, which is going to be weight of metal divided by weight of standard element, and this is going to multiply with equivalent weight of standard element. Now we need to find the weight of metal. So we know that metal chloride is weighing how much? P.
among this P, this chlorine is holding Q. So if total weight is P, chlorine is Q, then how much metal will be? Obviously P minus Q. So this is what I have put in here. Now if I talk about the weight of standard element, that is Q, so P minus Q divided by Q, and obviously the equivalent weight of chlorine is 35.5. So this will be the answer which is going to be none of this. So I hope this particular question is clear. And मेरे को इंग्लिश बोलना आता है यार, मेरे को लगा कि मैं भूल गया. ठीक है, तो चलो मैं अभी और नहीं पढ़ा पाऊंगा. ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को कल ही करूंगा एंड ये वाला पार्ट भी बेसिकली कल होगा. एंड बैलेंसिंग प्रोबेबली 2 लेक्चर के बाद स्टार्ट होगी. ठीक है, लॉ ऑफ इक्वालेंस इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नीट में क्वेश्चंस नहीं आते. नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बस AITS माइलस्टोन इन सब में आएगा, लेकिन एक्चुअल नीट के एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके.